अब हम सीखेंगे क्रिएट एसिंक थंक का रियल यूज क्या होता है। क्रिएट एसिंक थंक से हम सीखने वाले हैं आप एपीआई कॉल को कैसे हैंडल कर सकते हैं और एसिंक लाइफ साइकिल क्या होती है। इसके तीनों फेज सीखेंगे, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्ट। तीनों फेजेस के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं और हम सीखेंगे एपीआई का प्रैक्टिकल सेटअप करना। तो ठीक है, क्रिएट एसिंक थंक पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एपीआई से और मिडलवेयर से कैसे डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएट एसिंक थंक। जब हम किसी एप्लीकेशन में एपीआई से डेटा फैच करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई यूजर लिस्ट निकाल रहे हो गेट एपीआई से, या फिर पोस्ट एपीआई की बात करें तो किसी एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हैं, तो अगर बात करें ट्रेडिशनल रिएक्ट की, ट्रेडिशनल रिएक्ट में ये सब हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए रिडक्स टूल किट में एक बिल्ट इन हेल्पर दिया गया है जिसका नाम है क्रिएट एसिंक थंक, जिसका काम है आपके एसिंक लॉजिक को मैनेज करना। एसिंक लॉजिक आप समझ पा रहे होंगे कि वो कॉल जो एक सिंक्रोनस कॉल नहीं होती, एसिंक्रोनस कॉल होती है, लाइक एपीआई। जो डेटा डायरेक्टली नहीं आता, जिस डेटा को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको बोलते हैं एसिंक कॉल। बात करें रिडक्स टूल किट की, तो इसमें मैनुअली एक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक पेंडिंग और फुलफिल या रिजेक्ट, ये सब स्टेटस इसमें ऑटोमेटिक हैंडल होता है। इसलिए क्रिएट एसिंक थंक का यूज करके आप एपीआई को बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में एसिंक कॉल के लिए हम एक डमी एपीआई यूज करेंगे। तो जेसन प्लेस होल्डर करके एक साइट मिलेगी, इस साइट का यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस साइट में थोड़ा सा नीचे जाओगे तो देखो एक यूजर्स की एपीआई मिल जाएगी। इस एपीआई को गेट एपीआई की तरह हम यूज कर लेंगे, जो हमारी पेंडिंग, फुलफिलमेंट और रिजेक्ट वाली सारी रिक्वेस्ट इसी से ही हैंडल हो जाएंगी। तो ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं अपने वीएस कोड पे। कोड करते करते समझते हैं सब कुछ। स्लाइस तो हमारी देखो ऑल ओके है, तो एक स्लाइस और बना लेते हैं। इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, एक यूजर का, यूजर्स का एक फोल्डर बना लिया। इसी के अंदर एक फाइल बनाते हैं यूजर स्लाइस .js। अभी तक तो आपको पता चल गई होगी मैं फीचर्स के अंदर ये सारे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब हम स्लाइस बना रहे हैं। इसी में लिखेंगे इंपोर्ट करेंगे हम @redux.js टूल किट से। तो इसमें हमें इंपोर्ट करना है, सबसे पहले करना है क्रिएट स्लाइस। ठीक है, क्रिएट स्लाइस आप ऊपर से ऐसे इंपोर्ट कर लें रिडक्स टूल किट से। इसके बाद हम अपना एक जो हमने एपीआई ली है उसको कॉल करते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले एक्सपोर्ट, इसका एक फंक्शन का नाम रख देते हैं फैच यूजर्स इसलिए क्योंकि हम यूजर्स की एपीआई को यहाँ से फैच कर रहे हैं, इसलिए मैं फैच यूजर इसका नाम रख रहा हूँ। इसी में इज इक्वल टू करके हमें क्रिएट एसिंक थंक ले लेना है। जो हमारा क्रिएट एसिंक थंक है, इसी के अंदर हम इस एपीआई को लिखेंगे। क्रिएट एसिंक थंक देखो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ऊपर से ये इंपोर्ट भी हो जाएगा। क्रिएट एसिंक थंक को नॉर्मल इस तरह से लिख लेंगे। इसमें देखो 2 पैरामीटर लेता है क्रिएट एसिंक थंक। पहला पैरामीटर लेता है कि यूजर्स को बताना होता है कि क्या आप एक्शन टाइप क्या देने चाहते हैं। तो एक्शन टाइप हमारा सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में जैसे भी आपको लिखे तो आप लिख दो। यूजर्स के अंदर है हम, यूजर्स मतलब यूजर्स नाम का एक रिड्यूसर है, उसके अंदर हम फैच यूजर्स का एक्शन परफॉर्म करेंगे। उसको जस्ट एक ऑपरेशन बताना है हमें। इसके बाद हम इसकी एसिंक रिक्वेस्ट करके एसिंक अवेट का यूज कर लेंगे, जिससे हमारी एपीआई कॉल इसमें हम डिफाइन करते हैं। एसिंक किधर से लिखेंगे, एसिंक के अंदर सीधा यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपको किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आप लिखो कॉन्स्ट और रेस्पॉन्स को आरईएस लिख देते हैं और अवेट करके लिखते हैं। अवेट में फैच लिख सकते हो या फिर एक्सियोस, जो भी आपको आता है। आपको यूआरएल इसके अंदर लिखना है इस तरीके से, यूआरएल टू फैच एपीआई, जो भी होगा यूआरएल इसके अंदर लिखना है फैच के अंदर। हमारा यूआरएल ये है तो इसे डायरेक्ट कॉपी करते हैं और इस यूआरएल की जगह रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हमने गेट एपीआई का यूआरएल यहाँ से हमने कॉल कर लिया, रिटर्न कर देते हैं अवेट रिस्पॉन्स में जेसन। अब अपना स्लाइस बना लेते हैं। एक्सपोर्ट से आपको स्लाइस बनाना ऑलरेडी आता है, मैंने आपको बता भी दिया है। स्लाइस में हमें सबसे पहले इसका नेम रखना पड़ता है, नेम हम इसका यूजर रख देते हैं। इनिशियल स्टेट में हमें जो स्टेट देनी है, देखो जैसे कि मैंने बताया था एपीआई की 3 स्टेट होती हैं, इसी हिसाब से क्रिएट एसिंक थंक भी 3 स्टेट बनाता है। पहली स्टेट बनाता है ये पेंडिंग स्टेट, दूसरी स्टेट बनाता है फुलफिल्ड और तीसरी रिजेक्ट। हर एक एसिंक रिक्वेस्ट की 3 ही स्टेट होती हैं। जब तक एपीआई का डेटा नहीं आता, जब तक वो पेंडिंग रहता है। एपीआई में कोई इश्यू आ जाता है तो वो रिजेक्टेड हो जाती है। और एपीआई जो एसिंक कॉल होती है एक प्रॉमिस जनरेट करती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कोई डेटा आएगा ही आएगा, या तो डेटा फुलफिल्ड होगा या फिर डेटा रिजेक्ट होगा। इसलिए हर एक एपीआई जो एसिंक अवेट में यूज कर रहे हैं हम, वो एक प्रॉमिस जनरेट करती है। इस तरीके से आप समझ लो। और इसी हिसाब से क्रिएट एसिंक थंक भी 3 एक्शन बनाता है जो ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं, जो एक प्रॉमिस जनरेट करते हैं कि आपको कोई ना कोई एक्शन आपको मिलेगा।
इसी हिसाब से देखो मैंने यहाँ पे दिखा एक्शन टाइप भी दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जाते हैं। इनिशियल स्टेट में हमें 3 चीज़ डिफाइन करनी है। एक तो यूजर्स, यूजर्स में हम एपीआई का डाटा दिखाएंगे। एक लिखनी है लोडिंग, जिसमें आप स्टेटस भी लिख सकते थे, आइडियल, लोडिंग, सक्सेस। मैं सिर्फ सिंपल लोडिंग लिख रहा हूँ, जिसमें ट्रू और फॉल्स दिखूंगा। लोडिंग, इसमें अभी मैं सीधा इनिशियल में फॉल्स रखूंगा। और एक तीसरी, जो कोई एरर आ गया तो उस एरर को डिफाइन करने के लिए 3 स्टेट हमने यहाँ पे इनिशियली ग्लोबल स्टेट हमने यहाँ पे लिख ली। ये ग्लोबल स्टेट की तरह है, स्टोर के अंदर इनिशियल स्टेट की तरह सेव रहेंगी ये। ठीक है, इतना करने के बाद हमें रिड्यूसर लिखना है। इसमें रिड्यूसर की जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना है, हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर के थ्रू हम अपनी एपीआई कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो एक्स्ट्रा रिड्यूसर। एक्स्ट्रा रिड्यूसर एक बिल्डर करके एक पैरामीटर रखता है। इस पैरामीटर की मदद से ही हमें सारी चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले आप लिखो बिल्डर, इतना लिख लो, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसी को पेस्ट यहाँ पे करते हैं बिल्डर। और इसके बाद एंटर मार दो। एंटर इसलिए क्योंकि बिल्डर जो है ना बहुत सारी चीज़ें रखता है अपने पास। जैसे कि सबसे पहले बिल्डर के अंदर 3 एक्शन होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा क्या एक्शन होते हैं, पर अभी के अंदर इसी समझ लो बिल्डर के पास, हमारे पास बिल्डर के पास ऐड केस हम यूज कर रहे हैं। ऐड केस करके यूज कर रहे हैं। ऐड केस में पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है फैच यूजर का, पेंडिंग का। दूसरा होता है फैच यूजर फुलफिलमेंट का। तीसरा होता है फैच यूजर रिजेक्ट का। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया 3 एक्शन बनाता है जो ऑटोमेटिक बनाता है ये। तो ठीक है, पहले फैच यूजर डॉट पेंडिंग कर लेते हैं। फैच यूजर डॉट पेंडिंग कर लिया। इसके अंदर ये पहला पैरामीटर है इसका, दूसरा पैरामीटर इसकी स्टेट रखता है, सीधा स्टेट इसके अंदर लिखो। और स्टेट के बाद विद इन करली ब्रैकेट हमें इसके अंदर जो भी इसकी स्टेट है वो लिखनी है। अगर मान लो कोई डेटा जब तक पेंडिंग रहता है, अब अपना थोड़ा सा दिमाग से सोचो कि कोई डेटा अगर पेंडिंग है तो उसकी स्टेट क्या क्या हो सकती हैं। देखो, अगर डेटा पेंडिंग है तो लोडिंग ट्रू करा दो, बस लोडिंग ही तो ट्रू रहेगा। लोडिंग लोडिंग चलती रहेगी जब तक डेटा नहीं आएगा, जब तक लोडिंग चलती रहेगी। यूजर में डेटा है ही नहीं, एरर का कोई सवाल ही नहीं होता। तो सिंपल इतना स्टेट डॉट ये वाला सीधा उठाओ, क्योंकि स्पेलिंग का बहुत ही ज़्यादा इसमें यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है। लोडिंग ट्रू कर देंगे। अब जब तक डेटा पेंडिंग है आपकी लोडिंग दिखती रहेगी, ये समझ लो एक तरीके से। अब दूसरे पे आते हैं, डॉट, इसी को कॉपी कर लेता हूँ इतना, इसी को पूरा कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फैच यूजर पेंडिंग की जगह पे, यहाँ से पेंडिंग की जगह हमें लिखना है फुलफिलमेंट। ठीक है, फुलफिलमेंट। अब सोचो, जो अगर एपीआई कोई अपना डेटा दे देती है तो आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो जो भी आप स्टेट लोडिंग करा रहे हो वो हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि लोडिंग दिखना बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ सोचो कि स्टेट डॉट यूज़र के अंदर कोई डेटा आ जाएगा। इसका मतलब डेटा आ जाएगा मतलब कि स्टेट के बाद हमें एक्शन भी लिखना है। ठीक है, एक्शन इसलिए क्योंकि हमें कोई डेटा पेलोड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखो एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड मिल गया। अब आते हैं तीसरे केस पे। जैसे कि मैंने बताया था, एक पेंडिंग है, एक फुलफिलमेंट है, एक केस है रिजेक्टेड। तो यहाँ पे रिजेक्टेड करके यहाँ पे रख लेंगे। अब बताओ रिजेक्टेड में क्या क्या आ सकता है। देखो, रिजेक्टेड में हमें यहाँ पे एक्शन भी लिखना है, तो यहाँ पे मैं एक्शन भी लिख लेता हूँ। रिजेक्टेड में 2 चीज़ हो सकती हैं। देखो, लोडिंग तो फॉल्स रहेगी, क्योंकि रिजेक्ट आएगा तो अभी लोडिंग तो हटानी पड़ेगी ना हमें। और एक चीज़ और, स्टेट डॉट एरर, ये जो एरर था, एरर में कोई डेटा आ जाएगा। एरर के डेटा के लिए आपको एक्शन डॉट एरर, और जो भी एरर का मैसेज होगा वो आपको मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एक तरीके से ये समझो प्रैक्टिकली हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। यहाँ से हमारा हमारा ये नॉर्मल स्लाइस बन गया। यहाँ से फिर मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूजर स्लाइस से रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर लेते। अब जाते हैं हम स्टोर में। स्टोर में जाके हमें अपना जो स्लाइस का डेटा है वो यहाँ ऐड भी करना है। तो यहाँ कॉमा लगाओ और यहाँ पे लिखो यूजर्स, और यूजर्स के अंदर यहाँ पे लिखना है यूजर्स रिड्यूसर। यूजर्स रिड्यूसर को हमें ऊपर से इंपोर्ट भी करना है। तो इस टाइप से ऐसे करो। ये वैसे यूजर रिड्यूसर आप इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना। ये जो इंपोर्ट हुआ है इसको हटा देते हैं, वो वाला इंपोर्ट नहीं है। इंपोर्ट के लिए हमें अपना ही जो भी यहाँ तक की पाथ था वो देना है। ठीक है, यूजर रिड्यूसर मैंने इंपोर्ट करा और यूजर रिड्यूसर यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ से स्टोर का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक फाइल क्रिएट करेंगे कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट के अंदर हम क्या फाइल का नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे हम यूजर कंपोनेंट डॉट JSX। ठीक है, ये हमारी एक फाइल है। इस फाइल के अंदर हम अब एपीआई का डेटा को यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहले नॉर्मल एक फंक्शन बना देते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे इसके अंदर चीज़ें लिखेंगे। फंक्शन का नाम लिख देते हैं यूजर कंपोनेंट,
और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर कंपोनेंट लिख देते हैं। यहाँ से इतना हटा देते हैं। सिंपल एक फंक्शन मैंने बना लिया। इस फंक्शन में ही हमें यूज़ करनी है सारी चीज़। तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करनी है इस फंक्शन के अंदर, एक कॉन्स्ट करके पहले उठा लो डिस्पैच, डिस्पैच से यूज डिस्पैच उठा लो और यूज डिस्पैच को ऊपर से इंपोर्ट भी करना है। रिएक्ट रिडक्स से यूज डिस्पैच यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब हमें यहाँ से स्टेट उठा लेनी है, जो भी 3 स्टेट थी इसकी, ये तीनों स्टेट हमें डिस्ट्रक्शन के थ्रू उठा लेनी है। तो इसके लिए पहले करो कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में सिंपल इतना लिखो, इसके अंदर लिखो यूजर्स, देख लो क्या क्या नाम है, क्योंकि नाम एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। यूजर्स, लोडिंग और एरर, यूजर्स, लोडिंग और एरर। इसके लिए यूज सिलेक्टर से उठाना है, यूज सिलेक्टर ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी रिएक्ट रिडक्स से निकलता है। स्टेट के अंदर स्टेट डॉट यूजर्स लिख लिया है, क्योंकि बाकी चीज़ें यहाँ से उठ जाएंगी। यूजर्स इसलिए लिखा है क्योंकि यूजर्स जो है हमारे रिड्यूसर का नाम है। ठीक है, इतना करने के बाद हमने डिस्पैच भी उठा लिया और हमने यूज सिलेक्टर भी उठा लिया। अब क्या करते हैं, हम एपीआई का डेटा यूज इफेक्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट लिखोगे तो यूज इफेक्ट ऊपर से इंपोर्ट भी हो जाएगा। यूज इफेक्ट लिखने के बाद डिस्पैच से आप फैच यूजर उठा लो। इस हिसाब से डिस्पैच से आपने फैच यूजर उठा लिया। डिस्पैच के अंदर देखो सीधा फैच यूजर लिखा है, फैच यूजर हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो फैच यूजर्स को इस तरह से इंपोर्ट भी कर लो। फैच यूजर्स के अंदर डिस्पोज के जो डिपेंडेंसी एरे है उसमें डिस्पैच लिख लिया। अगर कोई डिस्पैच करता है तभी यूज इफेक्ट चले, अदरवाइज ना चले। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इतना हमने कर लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं जो आपको डिटेल में चीज़ें दिखाई दें। ठीक है, यूज इफेक्ट के हमने एपीआई कॉल कर ली यहाँ पे। अब एपीआई सिर्फ कॉल करिए, इसके बाद जो 2 चीज़ और बनाई थी ना हमने, उसका भी लॉजिक लिख लेते हैं। अगर कोई लोडिंग आती है तो उसमें क्या करोगे, एरर आता है तो उसमें क्या करोगे, फिर बाद में चलो हम फुलफिलमेंट वाला केस लिखते हैं। तो इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, इफ़ अगर लोडिंग है तो डिव में लोडिंग दिखा दो, इफ़ अगर एरर है तो डिव में एरर दिखा दो। दोनों चीज़ें हमने दिखा ली। इस डिव में लोडिंग दिखाती रहेगी जब तक एपीआई का डेटा नहीं आएगा। एपीआई में कुछ इश्यू आता है या फिर नेट चलना बंद हो जाता है या फिर आपकी एपीआई कुछ एरर देती है, तो इस एरर में वो एरर दिख जाएगा। अब आते हैं सीधा तीसरे स्लाइस पे, जिसमें डेटा आएगा एपीआई से, एग्जैक्ट डेटा आएगा, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। उसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़र के लिए कंपोनेंट की जगह लिस्ट लिख देते हैं, जो आपको लिस्ट से कुछ दिखता रहे कि यूज़र की लिस्ट नीचे आ रही है। यूज़र की लिस्ट लगाने से पहले हमें यहाँ पे लिखूंगा पहले मैं यूएल। यूएल के अंदर हम एक करली ब्रैकेट लिखते हैं। इस करली ब्रैकेट के अंदर यूज़र्स डॉट मैप लगाते हैं। यूज़र्स इसलिए यूज़र्स हमें यहाँ से मिल गया है यूज सिलेक्टर से। यूज़र्स डॉट मैप लगाएंगे, हम सिंपल मैप लगाएंगे और इसके बाद हम ब्रैकेट में भी देखो इसमें भी यूज़र्स ही लिख देता हूँ, यूज़र लिख देता हूँ, सिंपल यूज़र। इस हिसाब से इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लिस्ट में हम की दे देते हैं, यूज़र्स की की, और नेम और ईमेल आईडी। यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी, नेम यहाँ से मिलेगा, ईमेल आईडी यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ से हम इसको डिस्प्ले करा देते हैं। चलो ठीक है, अपने कोड पे जाके देखते हैं हमारा चीज़ें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी देखो कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि जो भी हमारा ये कॉम्पोनेंट था, हमें इस कॉम्पोनेंट को अपने मेन जो हमारी रूट फाइल है app.js उसके नीचे इसको इंपोर्ट भी कराना है। तो इसमें सीधा लिखो यूज़र्स कंपोनेंट, यूज़र कंपोनेंट लिखोगे तो इस हिसाब से ये इंपोर्ट भी हो जाएगा। यूज़र कंपोनेंट देखो यहाँ से इंपोर्ट हो गया। अब जाके देखते हैं, देखो यूज़र लिस्ट हमें सारी दिख गई, जो चीज़ हमें चाहिए थी, नेम, नेम के आगे ईमेल आईडी, नेम के आगे ईमेल आईडी। इस हिसाब से आप एसिंक डेटा जो होता है, जो डेटा एपीआई से मिलता है, जो डेटा कंसिस्टेंट नहीं होता, कंसिस्टेंट मतलब सिंक्रोनस नहीं होता, एसिंक्रोनस डेटा होता है, उसको आप इस तरीके से मिडलवेयर बना के हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया बेसिक चीज़ कि क्रिएट एसिंक थंक क्या होता है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप एपीआई के डेटा को हैंडल कर सकते हैं, मतलब एसिंक डेटा को हैंडल कर सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन विद सेटअप, आप विद एपीआई सेटअप आप सीधा जान गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एपीआई की पोस्ट या फिर एपीआई गेट, इस सब को एक रियल प्रोजेक्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेसन सर्वर। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ आपको मेरा पेमेंट लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।